प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल पाठशाला प्लस में आपका स्वागत है। हम पाठशाला प्लस चैनल के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। आज हमारा टॉपिक है संधि। संधि का जैसे नाम से ही अर्थ पता चलता है, जोड़ना या जुड़ा होना। संधि की परिभाषा है वर्ण संधानम संधि, यानी कि वर्णों को जोड़ने को ही संधि कहते हैं। यहाँ मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि संधि में जो कार्य होगा वो वर्णों के आधार पर होगा, शब्दों पर नहीं होगा। शब्दों के आधार पर जो कार्य होते हैं वह सामासिक होते हैं, यानी कि समास में होंगे। संधि की हिंदी में परिभाषा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मध्य होने वाले किसी भी कार्य को संधि कहते हैं। इसमें संधि में कार्य जुड़ होता है तो दो शब्द जुड़ते भी हैं या वर्ण जुड़ते भी हैं और दो वर्ण अलग भी होते हैं, यानी कि संधि या संधि विच्छेद दोनों ही संधि कहलाते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा कि वर्ण विचार में आता है कि जो वर्ण के भेद होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। इसमें जो अयोगवाह होता है वो संधि में हमारे विसर्ग संधि में काम आएंगे। अब स्वर संधि की परिभाषा यह है कि स्वरों के मध्य होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, इसमें खाली स्वर का ही प्रयोग किया जाएगा। अब वो स्वर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिलाकर 13 स्वर होते हैं, जिसमें से 5 हर्ष स्वर होते हैं और 8 दीर्घ स्वर होते हैं। पर इसके संधि के 5 भेद होते हैं। वैसे तो संधि के 8 भेद भी बताए जाते हैं जो कि आपके उच्च स्तरीय कक्षाओं में होंगे। अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपको 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आता है गुण स्वर संधि, तीसरा आता है वृद्धि स्वर संधि, आगे वाला भेद है यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अब हम पहला भेद लेते हैं, दीर्घ स्वर संधि। इसका जो सूत्र है वो है अकह सवर्णे दीर्घ, यानी कि जो समान स्वर होते हैं उनके आपस में मिलने को दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे अगर हम ए प्लस ए करेंगे तो आ होगा, ई प्लस ई करेंगे तो ई होगा, उ प्लस उ करेंगे तो उ होगा और री प्लस री करेंगे तो री होगा। इसमें कौन से स्वर काम आएंगे? ए, आ, ई, उ, री, बस यही स्वर काम आएंगे। री से आगे के जो स्वर है वो आगे दूसरी संधियों में काम आएंगे। अब इसमें आपको बता दूं, ए प्लस ए हो या ए प्लस आ हो, आ प्लस ए हो या आ प्लस आ हो, तो उसका उत्तर आएगा आ। ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई और ई प्लस ई, तो भी इसका उत्तर आएगा ई। ऐसे ही उ प्लस उ प्लस उ प्लस उ और उ प्लस उ, उत्तर आएगा उ। आगे होगा री प्लस री बराबर री। पहला आपका जो उदाहरण है वो है हिम प्लस आलय है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो हिम का जो मैं है उसके अंदर स्वर है ए और प्लस के बाद जो स्वर आया वो है आ, तो ए प्लस आ बराबर आ होता है, तो जो स्वरों के आधार पर बनेगा हिमालय है। नदी प्लस ईश है, नदीश है। लघु प्लस ऊर्मी ही, लघुर्मी ही। होत्री प्लस रिकार है बराबर होत्री कार है। यह तो हो गए हमारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। अगला हम लेते हैं गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में वैसे कहा देखा जाए तो अगर हम अपने साधारण शब्दों में कहते हैं गुण यानी गुणा, हम दो शब्दों को गुणा करेंगे या दो शब्दों में हम जोड़ेंगे तो हमें नया स्वर प्राप्त होगा। अब वो स्वर कौन कौन से होंगे? इसकी परिभाषा कहती है कि ए या आ के बाद, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जब मैंने या बोला है यानी कि ओब्लिक आया है तो दोनों में से कोई भी एक स्वर आ सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इनमें से कोई एक ही स्वर लो, दोनों में से कोई भी स्वर परिस्थिति अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। ए प्लस आ या ए या आ के बाद, अब प्लस के पहले ए या आ ही स्वर होने चाहिए और उसके बाद ई, उ, री। जरूरी नहीं है कि इनके छोटे स्वरूप ही यानी कि हर्ष स्वरूप ही दीर्घ भी आ सकते हैं, ई भी आ सकता है, ई भी आ सकता है कि ए या आ के बाद अगर ई, उ, री और री चारों स्वर हो तो अब ये सब मिलेंगे।
ध्यान दें कि जो हमने 5 संधियां नाम मैंने आपके सामने नाम बोले हैं, उनमें से कुछ संधियां एकादेश है और कुछ संधियां सिर्फ और सिर्फ आदेश होते हैं। एकादेश का मतलब ये होता है कि प्लस के पहले वाला स्वर प्लस के बाद वाला स्वर दोनों मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं, जबकि हम जब यण संधि पढ़ेंगे या अयादेश संधि पढ़ेंगे तो उनमें खाली एक स्वर का परिवर्तन होगा, दूसरा अपने यथास्थिति में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर ए या आ के बाद ई है तो उसका गुण हो जाएगा ए या आ के बाद उ है तो उसका हो जाएगा ओ, ए या आ के बाद री है तो उसका गुण हो जाएगा अर, और ए या आ के बाद री है तो उसका गुण हो जाएगा अल। अब आगे हम चलते हैं इसके उदाहरणों में। पहला उदाहरण है रमा प्लस ईश है, रमा प्लस ईश है। इसका उदाहरण का जो उत्तर आएगा वो है रमेश है, रमा प्लस ईश है रमेश है। ठीक है, आपके आगे हो जाएगा पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है उसका हो जाएगा परोपकार है। महा प्लस ऋषि ही, महा प्लस ऋषि ही, महर्षि इसका हो जाएगा महर्षि ही। अब इसमें आपको ध्यान में देना है कि जो महा प्लस ऋषि है उसमें जो री है उसका गुण हुआ है अर, अर गुण हुआ तो र हो गया हलन। अब जो अर का जो ए है वो आगे चला जाएगा है में, क्योंकि हमने महा का आ निकाल लिया है तो वो उसमें चला जाएगा ए में। आगे हम चला जाएंगे तो उसमें जो रे हलंत बचा है वो चला जाएगा श पे, तो बन जाता है महर्षि। आगे वाला उदाहरण जो है तव प्लस लृकार है, तव प्लस लृकार है, इसका उदाहरण बन जाएगा तवलकार है। अब हम आगे चलते हैं वृद्धि संधि में। आपको ध्यान देना है कि जो गुण में हमने जो स्वर प्राप्त किए हैं, बराबर के बाद जो हमने प्राप्त किए हैं, उन्हीं स्वरों का प्रयोग हम इसमें काम वृद्धि संधि में काम लेंगे। वृद्धि संधि कहती है कि अगर ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए आई ओ औ और री हो, ए आई ओ औ री हो तो इनके क्या उत्तर प्राप्त होंगे, तो हमें यहाँ पर आई औ और आर प्राप्त होते हैं, आई औ और आर प्राप्त होते हैं। हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव उत्तर बनेगा सदैव, सदा प्लस एव उत्तर बनेगा सदैव। आगे हम चलते हैं, जल प्लस ओग है बनेगा जलौग है, महा प्लस औषधि महौषधि, गंगा प्लस ओग है गंगौग है। अब आगे जो री का उत्तर है, अब री का क्या बनता है, री का बनता है कि सुख प्लस ऋत है, सुख प्लस ऋत है, इसका हम उत्तर बनाएंगे सुखार्त है, यानी कि इसमें आर हो जाएगा, आर के वही रे जब हलंत आता है तो रे चला जाता है ऊपर, यानी उरण पर उसका हो जाता है तो रे ऊपर चला जाता है। वो रे एकमात्र ऐसा व्यंजन है जो हलंत होने पर कभी भी शब्द के बीच में नहीं लिखा जाता है। अगर रे हलंत है तो वह अपनी परिस्थिति या अपनी स्थिति के अनुसार वह किसी वर्ण के पीछे या आगे लग जाता है। अब आगे हम चलते हैं यण संधि में। अब जो हम संधि पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आदेश है, इसमें एकादेश नहीं होगा, यानी कि इसमें दो स्वर मिलकर एक नया स्वर नहीं बनाएंगे, इसमें एक ही स्वर का परिवर्तन होगा। यण संधि कहती है कि अगर, अब हम इसमें एक चीज और, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यण संधि इसमें जो स्वर परिवर्तन होंगे वो प्लस के पहले आएंगे। पहले हम जो तीनों संधि पढ़ चुके हैं, दीर्घ, गुण और वृद्धि, इसमें प्लस के दोनों तरफ के स्वरों को मिलाकर हमने काम किया है और लगभग प्लस के बाद वाले स्वरों पर ज्यादा निर्भर रहे हैं। लेकिन अब यण संधि में आपको बता दूं कि प्लस के पहले वाले स्वर ही काम आएंगे, उन्हीं के आधार पर संधि का कार्य चलेगा। ई, उ, री और री, ई, उ, री, री, इन चार स्वरों के बाद कोई भी असमान स्वर आना चाहिए। अगर इनके बाद असमान स्वर नहीं आता है तो वो संधि आपके चली जाएगी दीर्घ संधि में, क्योंकि दीर्घ संधि में समान स्वर होते हैं और इसमें आपको असमान स्वर प्रयोग लेने होंगे। तो क्या कहता है, असमान, जैसे ई के बाद ए होना चाहिए, ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, ई के बाद उ हो सकता है, ओ हो सकता है, औ हो सकता है, लेकिन ई के बाद ई नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे प्रति प्लस एक है, प्रति प्लस एक है। अब इसे मैं बता दूं, जो प्रति का जो ती है उस ती में से हमने ई लिया और ई का बन गया यह। अब इसमें आपको बता दूं कि ई, उ, री, री, अगर इनके बाद असमान स्वर होते हैं तो ई का बन जाएगा ये, उ का बन जाएगा व, री का बन जाएगा रे और री का बन जाएगा ले। वर्ण विचार में मैंने आपको बताया था
कि जब हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे तो उसमें अंतःस्थ व्यंजन आए थे। अंतःस्थ व्यंजन को मैंने आपको यह भी बताया था कि अर्धस्वर होते हैं। अर्धस्वर इसलिए होते हैं क्योंकि इनका प्रयोग यण संधि में किया जाता है और यण एक स्वर संधि है। तो यण स्वर संधि में सब प्रयोग होने के कारण अंतःस्थ व्यंजन अर्धस्वर भी कहलाते हैं। तो हम ई का ये होगा, उ का व, री का र और री का ल। तो अब हम प्रति प्लस एक बनाएंगे। तो प्रति का ती में जो ई स्वर है उसका हमने बनाया ये। जैसे ही ई स्वर निकला तय रह गया हलंत, यानी कि उसमें स्वर निकलते हैं वो सिर्फ वर्ण मात्र रह गया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई उसमें सहित नहीं है। तो हम वो हलंत हो गया। आगे जो आया ये, अब आगे हमने ए का है लिया था, तो अब इसको संयोग करेंगे तो जो ए है वो ये में मिल जाएगा और हमारा उत्तर प्राप्त होगा प्रत्यय का है। आगे वाला उत्तर हम आगे लेते हैं ऊ का। सु प्लस आगत है, सु प्लस आगत है। तो सु का जो ऊ है उसका वह बन जाता है, तो बन जाता है स्वागत है। फिर आगे हम लेते हैं री। मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ध्यान यह देना है कि इसमें थोड़ा सा एक संयुक्त वर्ण का प्रयोग होगा, वो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुने इसको। मातृ के अंदर जो री है उसका हम यण संधि करेंगे तो बनता है रे। जब दो कुछ इसमें चार संयुक्त व्यंजन आए हैं, वो इसमें से पहला संयुक्त व्यंजन यहाँ पर प्रयोग होता है वो है कि तय और रे। अगर पहला तय हलंत है यानी कि तय एक वर्ण मात्र है, उसमें स्वर नहीं हो, और उसके बाद अगर रे आता है तो तय और रे के मिलने से त्रय का प्रयोग होता है, यानी कि त्रय बनता है। और इसमें हमने पहले देखा है कि मातृ का जो री निकला है उसके बाद तय बच गया, री का बना रे, तो मात्र और आगे आ गया है तो मात्राज्ञा बनता है। उसके बाद आगे हम आते हैं ली प्लस आदेश है तो बनता है ली। ली का यण संधि में होता है ल, तो बनता है ला देश है। तो ये हुई हमारी यण संधि कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे अयादेश संधि। अयादेश संधि कहती है कि अगर ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए, ध्यान दें यहाँ पर समान या असमान स्वर वाली कोई भी बाध्यता नहीं होती है, या कोई भी स्वर आ सकता है ऐसे लेकर के औ तक, समान स्वर भी आ सकते हैं। तो ए का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा औ, ऐ का हो जाएगा आय और औ का हो जाएगा आओ। अब इसे मैं बता दूं जितने भी आय औ आय आओ में जो व्यंजन है, जो व्यंजन वर्ण है वो सभी के सभी व्यंजन वर्ण हलंत रहेंगे, उनमें स्वर की मात्रा नहीं लगी रहती है। पहला उदाहरण है हरे प्लस ए। हरे प्लस ए, जो हरे का जो ए है उसका अय हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हर ये। अगला है पो प्लस अनम। पो प्लस अनम, जो पो का जो ओ की मात्रा है उसका हो जाएगा अव, और जो प है वो हलंत है पहले से, तो प में एम मिल जाएगा पव, और अनम का जो अ है वो वह मिल जाएगा तो बन जाएगा पवनम। अगला उदाहरण है गय प्लस अक है। गय प्लस अक है, जो ऐ की मात्रा है उसका हो जाएगा आय, तो बन जाएगा गायक है। और अगला है पौ प्लस अक है। पौ प्लस अक है, उत्तर हो जाएगा पावक है, या पौ प्लस अनम पावनम। इस तरह हमारे स्वर संधि कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और आकर्षक शीर्षक के साथ।